चलिए चैप्टर स्टार्ट करता है। ग्रेविटेशन। देखिए एक बात समझ लीजिए, यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रेविटेशन, एक होती है ग्रेविटी। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशन होता है वो हमारे यूनिवर्स की कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, चाहे वो यूनिवर्स में कहीं भी हो जाए, उनके बीच में जो फोर्स आएगा उसे हम ग्रेविटेशन कह देते हैं। लेकिन अगर हमारी अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, बात याद रखना, ये मैंने जो बताई है, जो ग्रेविटेशन होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो यूनिवर्स में कहीं भी हो। लेकिन जो ग्रेविटी हो जाती है, ग्रेविटी क्या होगी, कोई हमारी अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है, तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है उस ऑब्जेक्ट पे, जो हमारी अर्थ है, वो ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन समझ लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इज़ नोन एज ग्रेविटेशन। तो ये दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी बाद में देखेंगे हम। तो फर्स्ट आ जाता है इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, फर्स्ट का मास m1, सेकंड का मास m2, इनके बीच की डिस्टेंस r है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वो क्या होता है, इन दोनों बॉडीज़ के मास के प्रोडक्ट के प्रीपोर्शनल होता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रीपोर्शनल हो जाता है। तो दोनों को हम मिला देंगे, यहाँ से हमें मिलेगा F प्रीपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर आएगा, और यहाँ से F इक्वल g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो जाता है, जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देते हैं। ठीक है, देखिए, द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ इज़ डायरेक्टली प्रीपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of the body, directly proportional to the masses of body। ठीक है, and inversely proportional to square of distance between them। inversely proportional है distance square of between them। ठीक है, तो यहाँ से F इक्वल जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर आया। यहाँ G क्या है, G ये कांस्टेंट हो जाता है, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह देते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह देते हैं। इसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 हो जाती है। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं हम। डेफिनेशन कैसे करेंगे, इसे यही रहने देते हैं, इन सबको 1 कर देंगे, m भी 1 हो जाएगा, m1 m2 दोनों 1 होंगे, r को भी हम 1 लेंगे, तो जो f आएगा वो g के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम g की डेफिनेशन दे देंगे। तो g की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ इक्वल टू फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ ऑफ यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। वे दो बॉडीज़ हैं जिनके मास यूनिट है, यानी कि 1 है, और वो एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखी है। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह देते हैं। ठीक, इसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम स्मॉल g कह देते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसकी वैल्यू हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझिए और कॉपी में नोट करते रहिए। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है एनी टाइम।